Good morning students. Today our topic is class 12th Political Science part number 1st chapter number 3rd नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में आपको बात करेंगे, समरी के बारे में। परिवहन जो है वो जीवन का आधार है। व्यक्तिगत या परिवर्तन व्यक्तिगत भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आधार पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम परिवर्तन दिखाएंगे वही हमारा जीवन का आधार होगा, या किसी भी देश के जीवन का आधार होगा, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों का होगा। विकास राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। किसी भी देश में विकास हो चुका है या हो रहा है, ये अंतर करना कठिन हो जाता है। फिर भी जिन देशों का विकास पूर्ण रूप से धारण वो कर चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। जिन देशों में अभी विकास की प्रक्रिया चली रही है या चल रही है, या जो देश अभी भी विकास मार्ग पर है, उन देशों को विकासशील देश या उभरे हुए राष्ट्र भी कहा जा सकता है। विकासशील देशों को तृतीय विकास के राष्ट्र भी कहा जाता है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कह देते हैं। प्रथम विश्व में अमेरिका और उसके गुट में शामिल देश आते हैं, जबकि द्वितीय विश्व में सोवियत संघ व उसके गुट देश आते हैं, और तृतीय विश्व में शेष बचे हुए देश आते हैं, जो कि साम्राज्यवादी शक्तियों की दासता से मुक्ति प्राप्त करने पर अपनी दरिद्रता को दूर करने में प्रयत्नशील हैं। सोवियत संघ के एक देश के रूप में समाप्त होने पर उसका गुट बिखर गया है। अब विश्व केवल एक ध्रुवीय ही रह गया है। वास्तविकता में साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में धनी देशों को लंबे समय तक अपने दास बनाकर रखा। इन देशों का आर्थिक शोषण किया। साम्राज्यवादी देशों ने दास राष्ट्रों के माध्यम से अपना विकास कर डाला था। इसी तरह से धनी देश दरिद्र बन गए और दरिद्र धनी बन गए। परिणाम स्वरूप ये देश अधिक विकसित रहे। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में भी जागृति उत्पन्न हुई। यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन भी चलाए। बहुत से देशों का आंदोलन सफल रहे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्र राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विकास प्रारंभ हुआ। कहीं पर उन्हें सफलता मिली और कहीं पर उन्हें सफलता का मुंह देखना पड़ा। इन स्वतंत्र देशों ने अपने आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके सामने विकास की प्रमुख समस्या जीवन की नितांत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करना ही था। और अब हम यहाँ पे विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो विकास का अर्थ और परिभाषा देना तो कठिन है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसका परिभाषा दी गई है। बट विकास का अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा कि समाज के प्रत्येक तबके के लिए भिन्न है। इसी प्रकार विकास को प्रत्येक लेखक ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। विकास के स्वरूप के बारे में पर्याप्त अस्पष्टता है। कुछ विद्वान विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति की सुविधा पहुंचा सके। कुछ लोग इसका संबंध राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से बताते हैं। कुछ विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में विकास का अध्ययन कराते हैं। कुछ लेखन राजनीतिक विकास का आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। विकास का राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति भी इन्हें माना गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ही विकास के लिए राष्ट्र का होना या राष्ट्रवाद का होना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए जो विकास है वो अलग अलग हो सकता है। किसी क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, किसी का चल रहा है, तो इस तरीके से उनकी डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो विलियम चैम्बर्स के अनुसार दी गई है। विकास का एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जाता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है। उनमें संरचनाओं का निवेदन और कार्य की विशिष्टता होती है। मैकेंजी के अनुसार जो डेफिनेशन दी है वो विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूलन होने की क्षमता है। एच मिटलमैन के अनुसार बताया गया है कि विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई हैं, सभी ने अपने अपने अनुसार अलग अलग अपने मत विचार इन्होंने कर रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे विकास के उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक विकास के उद्देश्य के बारे में यहाँ बताएंगे कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं विकास के। अभी हम जो विकास करना चाहते हैं, हो सकता है कि हम शिक्षा से संबंधित विकास करना चाहते हैं, हो सकता है हम जाति से संबंधित विकास करना चाहते हैं,
या फिर पूंजीवासी विकास करना चाहते हैं, तो सभी हमारे विकास के अलग अलग हो सकते हैं। रोजगार संबंधी विकास, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए विकास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उद्देश्य दिखा रखे मैंने आपको 5 पॉइंट यहाँ पे देखो नोट करके दिखाए हैं। एक तो जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए हम विकास करते हैं, दरिद्रों की सहायता करने के लिए, प्रकृति का दोहन करने के लिए, रोजगार देने के लिए, लोकतंत्र का विकास करने के लिए यहाँ पे हम विकास करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो जीवन का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है लोगों के रहन सहन के स्तर का विकास हो। इसका तात्पर्य है कि लोगों को जीवन के स्तर की न केवल आवश्यक सुविधाएं ही प्राप्त हो, बल्कि उन्हें वे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकें। पॉइंट नंबर 2, दरिद्र की सहायता, हेल्पिंग द पुअर। विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अब वो योजना किसी भी से संबंधित हो सकती है, यानी कि दरिद्र लोगों से हो सकता है कि उन्हें हम उनके रहन सहन के लिए कोई सुविधा दें, हो सकता है उनको ओढ़ने पहनने के लिए कोई सुविधा दें, हो सकता है शिक्षा से संबंधित सुविधा दें, तो कोई भी सुविधा हो सकती है। तो विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन विकास को वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब इससे दरिद्रता का विकास होगा, अर्थात विकास का उद्देश्य दरिद्रता का विकास होना चाहिए। यदि विकास के उद्देश्य में दरिद्र की सहायता न रखी गई तो विकास अवश्य होगा, लेकिन विकास का लाभ धनी लोगों को होगा, न कि दरिद्र लोगों को। तो इसलिए हम समान रूप से विकास चाहते तो हैं, लेकिन समान रूप से ऐसी हम योजनाएं नहीं बना सकते कि सभी लोगों को समान रूप से सुविधाएं दे सकें। तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं उन्हें की हम यहाँ पे ऐसी सुविधाएं देंगे उन्हें, ताकि वो भी अपनी गरीबी को दूर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 होगा प्रकृति का दोहन। प्रकृति का दोहन जो है वो हमारा इसका भौतिकवादियों की यह धारणा इसमें बताई गई है कि जो इस विश्व में है उसका जी भरकर अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, इसमें ही भौतिक सुख मिलता है। इसीलिए आज वे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। जैसे हमें जो कच्चे माल के रूप में जो भी कुछ मिलता है नेचुरल रूप से, उसी का हम यूज़ करके कोई ना कोई वस्तु बना लेते हैं, तो वो होता है हमारा प्रकृति का दोहन। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि प्रकृति के द्वारा जो कच्चा माल दिया गया है वो पेट भरने के लिए है, न कि पेटी भरने के लिए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार उसका प्रयोग करना है, उसको स्टॉक नहीं करके, यानी कि उसको हम इतना स्टॉक कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में या फिर हमारा जो अदर कंट्री वगैरह है जिसमें इस प्रकार से संबंधित कच्चा माल नहीं मिलता, वहाँ पे सप्लाई करने के लिए हम उसका दोहन करने लग जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में मिलता है उस क्षेत्र के लिए वो समानता के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का विकास के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा, जो कि रोजगार देना होगा। विकास का एक अन्य लक्ष्य भी है कि देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। आधुनिक युग में तो कई बार मशीनी युग भी कहा जाता है इसको। जिन देशों की जनसंख्या पहले से अधिक है वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। इसके लिए आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ना कोई प्रावधान रखे जाएं। जैसे भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे बजट में इसके लिए व्यवस्था की जाती है। पॉइंट नंबर 5 होगा हमारा लोकतंत्र का विकास करना। विकास का एक अन्य लक्ष्य हमने बताया जो भी आपको लोकतंत्र का विकास करना है। तो विकास लोकतंत्र के विकास में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप लोकतंत्र विकास में अपना योगदान देता है। यह ठीक है कि बाधा नहीं आती, लेकिन यह विकास की चिरस्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जनता के सहयोग का अभाव होता है, इसीलिए उसमें लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो विकास करना चाहते हैं तो सभी लोगों का समान रूप से इसमें समर्थन होना चाहिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। होमवर्क होगा जो कि आपका इसमें एक ही क्वेश्चन क्लियर हो पाता है कि विकास का अर्थ, परिभाषा और उसका उद्देश्य का वर्णन कीजिए, जिसके लिए आपको नोट्स भी तैयार करना है और साथ साथ आपको ये लर्न भी करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।